कई दिनों से देश की राजधानी नई दिल्ली में किसानों ने दिल्ली को लगभग घेर लिया है और एक हफ्ते से ज़्यादा लगभग समय हो गया है। तो इस आंदोलन में जब किसान पंजाब से निकलकर दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो हरियाणा सरकार के द्वारा उन लोगों को रोकने के लिए जो आंसू गैस छोड़े गए। ठंडी का इतना प्रकोप होने के बावजूद भी पानी के फव्वारे उनके ऊपर छोड़े गए और इस फव्वारे की वजह से एक किसान फव्वारे की वजह से वहाँ गिर गया। उसको हॉस्पिटलाइज करने के बाद में पता चला उसका मृत्यु हो गया। तो ये हरियाणा सरकार ने जो पानी के फव्वारे इतने तारे ठंडी के दिनों में मारने की वजह से ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल ये जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले तो मैं इसका धिक्कार करता हूँ और जहाँ पर ये घटना घटित हुई है उसके लिए वहाँ हरियाणा सरकार पर और वहाँ उन अधिकारियों पर इसके ऊपर 302 का मुकदमा किया जाए। ये इस मौके पर मेरी मांग है। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है ये आंदोलन तो केवल हरियाणा और पंजाब के लोगों का है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये तो केवल पंजाब के लोगों का है। केंद्र सरकार कम से कम ये कह रही कि नहीं हरियाणा और पंजाब का है, मगर हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हरियाणा के तो किसान इसमें शामिल ही नहीं है। तो ये केवल हरियाणा और पंजाब के लोगों का आंदोलन है। भारत भर के किसान इस कानून से खुश है। तो ये आंदोलन किसानों का हरियाणा और पंजाब के किसानों का केवल आंदोलन नहीं है, ये देशव्यापी आंदोलन है। और ये देशव्यापी आंदोलन है। देश के किसान इसमें किसानों में असंतोष है और इसलिए हम लोग ये जो कुप्रचार किया जा रहा है कि केवल 2 राज्यों का आंदोलन है, ये कैसा झूठ है ये सिद्ध करने के लिए हम लोग आज की तारीख 3 तारीख है, 5 तारीख को किसानों का देशव्यापी आंदोलन है। उस आंदोलन को भी हमारा समर्थन है और ये समर्थन केवल मात्र मौखिक समर्थन नहीं है, तो संगठित शक्ति के द्वारा समर्थन है। और 6 तारीख को हमारे लोग हमारे अपने वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा सारे देश भर में जो हमारा संगठित आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के द्वारा ये सिद्ध करने के लिए कि सारे देश के किसान के मन में असंतोष है, ये हम लोग जिलाधिकारी को निवेदन देंगे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि केवल मात्र 2 ही राज्यों का आंदोलन है, बाकी देश के किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। तो ये हम लोग 6 तारीख को ऐसा करेंगे, 5 तारीख को ये आंदोलन होगा। तीसरी बात ये है कि किसान लोगों का ये कहना है कि ये सारे कानून वापस लिए जाए और सरकार का ये कहना है
कि किसानों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो हम किसानों को वार्ता करके समझाएंगे कि कानून कैसे तुम्हारे फेवर में है। वो पीछे लेने के लिए बोल रहे हैं और वो उनको बोल रहे हैं कि ये समझाने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं। तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा गुमराह करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम इसके विरोध में हैं। कानून बनाने के पहले किसानों के संगठनों से कोई वार्ता नहीं की गई, चर्चा नहीं की गई। ये कहना कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ सलाह मशवरा किया गया, इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है कि किसानों से वार्ता किया गया। जब किसान कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है और इससे कॉरपोरेट सेक्टर के कब्जे में हमारी ज़मीन चली जाएगी, ये जो उनके मन में आशंका है, ये आशंका बिल्कुल भी गलत नहीं है और किसानों को समझ में नहीं आता है, ये कहना केंद्र सरकार का बिल्कुल भी गलत है। तो इस मुद्दे पर हम लोग किसानों के समर्थन में हैं कि अगर किसान चाहते हैं देश के कि ये सारे कानून रद्द किए जाए, तो हम उनके इस समर्थन में हैं। और इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहते हैं कि अगर किसानों के हक के लिए कोई कानून बनाए जाए तो किसान संस्थाओं के साथ सलाह मशवरा करके बनाए जाए। किसान संगठन है, उनके प्रतिनिधि उनमें हो और उसका ड्राफ्ट जो है वो किसान संगठन के लोग तैयार करें और वो केंद्र सरकार उसको मान्यता दे। ये भी हमारा इसके अंदर कहना है। दूसरी बात यह है कि यदि ये सारी बातें किसानों की मांगे मंजूर नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग भारत बंद करने की योजना पर काम करेंगे। देश भर में भारत बंद करने की योजना पर काम करेंगे, मगर किसान संगठनों के साथ सलाह मशवरा करके ये भारत बंद की योजना पर हम लोग काम करेंगे। मगर अभी हम और हमारा किसान संगठनों के द्वारा जो आंदोलन चल रहा है उसको पूरा समर्थन है और ये प्रोपेगेंडा, ये कुप्रचार है कि केवल मात्र ये 2 राज्यों का आंदोलन है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, पूरी ताकत और शक्ति के साथ इसका विरोध करते हैं और संगठित शक्ति के साथ पंजाब के किसान ये ना समझे, हरियाणा के किसान ये ना समझे कि वो केवल उतने ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, सारे देश के किसानों का इसको समर्थन है। ऐसा दिखाई दे, इसके लिए सारे देश भर में हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय में जाके निवेदन देंगे और उसके बाद आवश्यकता के अनुसार इस आंदोलन को तीव्र बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इस संबंध में मेरी ये जो लाइन है, ये लाइन मैं बताया, मगर मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के जो सवाल होंगे उस सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि वो आप लोग सवाल पूछे तो मैं जवाब देता हूँ। सर, मेरा एक सवाल है कि सरकार ऐसा कह रही है कि आंदोलन का सबसे बड़ा कारण एमएसपी और मंडियों में किसानों का भ्रम, इनको जानकारी नहीं है कि इससे किसानों का फायदा होगा। तो सर आप बताएं कि किसानों का नुकसान क्या होगा इसमें? किसानों का ये कहना है कि सरकार का ये जो कहना है कि हमने किसानों को मंडी के अलावा मार्केट में बेचने का और एक अलग ऑप्शन उपलब्ध करवाया है। तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मार्केट में अगर जो मंडियां है वो छोड़कर अगर किसान मार्केट में जाते हैं और मार्केट में ज़्यादा भाव उनको शुरुआती दौर में मिल भी जाता है, 1 साल 2 साल ऐसा होगा,
1 साल 2 साल ऐसा होने के बाद जो मंडियां बनाई गई है, मंडियां किसान वहां बेचने के लिए जा नहीं रहे, इस वजह से वो मंडी बंद हो जाएगी। तो जो सरकारी मंडी और मार्केट, सरकार कह रही कि ये दोनों के बीच में कंपटीशन करवा के किसानों को ज़्यादा रेट दिलवाया जाए, तो ज़्यादा रोड 1-2 साल तो मिलेगा। मिलने के बाद ये मंडी हो जाएगी बंद, क्योंकि वहां को किसान जा ही नहीं रहा है। तो खाली मक्खियां मारने के लिए तो वहां बैठे नहीं रहेंगे, तो बंद हो जाएगी मंडी। एक किसान की आशंका है। मंडी बंद हो गई, फिर जो कंपटीशन से रेट ज़्यादा मिलता था, अब अकेला रह गया मार्केट। जब अकेली मार्केट रहेगी तो वो मार्केट वाले जो रेट देंगे उसी पे किसानों को बेचना पड़ेगा। ये इस कानून में बहुत बड़ी साजिश बनाई गई है, ऐसा किसान कहते हैं। यदि इस कानून में एमएसपी मिनिमम गारंटी का जो प्राइस है, अगर वो कानून में प्रावधान कर दिया गया होता तो उससे नीचे मार्केट वालों को खरीदने के लिए अवसर नहीं मिलता। उतना प्राइस तो देना ही देना पड़ता, और उतना प्राइस अगर किसान नहीं देगा, मार्केट वाले नहीं देंगे, तो उनको जेल में जाना होगा। अगर ये कानून में प्रावधान होता, फिर तो मंडी अगर बंद भी हो गई तो किसानों का नुकसान नहीं होता, मगर इससे किसान के लूटने का दिखने के लिए जो कानून दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉम्पिटेटिव मार्केट और मंडी में कंपटीशन होने से जो रेट मिलेगा शुरुआती दौर पर मिलेगा, ऐसा किसानों का कहना है। हाँ, मिलेगा, मगर जब ज्यादा रेट मिलने से किसान उधर जाएंगे तो मंडी बंद पड़ जाएगी और कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन खत्म होती ही रेट मार्केट वाले जो लोग हैं वो जो चाहे उसमें लूटने का, फिर तो लूटने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो ये मंडी तो बंद हो गई। ये किसानों के मन में आशंका है। ये आशंका बिल्कुल भी निराधार नहीं है। सरकार का क्या कहना है इस पर? नहीं कि एमएसपी बंद नहीं होगी, मगर ये तो केवल आपका आश्वासन है ना, हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी थोड़ी रहने वाला है। जब आपने कानून बनाया तो कानून में एमएसपी क्यों नहीं डाला? आप किसानों का भलाई चाहते हैं ना, तो भला चाहने वाला कानून जो है एमएसपी, उसमें कानून के अंदर क्यों नहीं डाला? ये दिखने के लिए कानून जो है किसानों को आजादी दे रहा है कि आप जहां चाहो वहां बेचो, मगर ये 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, वो कहां जाने वाला है मार्केट में? एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हो। केंद्र सरकार ने कहा पंजाब का किसान महाराष्ट्र में, बॉम्बे में आकर बेच सकता है। हाँ, बेच सकता है, कानून में कोई रुकावट जो थी वो खत्म कर दी गई है। मगर कौन एक एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 3 एकड़ वाला, ऐसी जो जमीन रखने वाले लोग हैं किसान, ऑल इंडिया में 94% है, और 6% ही ऐसे किसान हैं जो एक जिले से दूसरे या एक राज्य से एडजॉइनिंग राज्यों में ज्यादा रेट अगर मिल रहा है तो वहां जाकर बेचने के लायक है। तो ये तो जो सरकार का कानून है ये तो 94% किसानों के प्रैक्टिकल में उनको बेनिफिट ही नहीं है। आज के तारीख में भी जो मिनिमम गारंटीड जो प्राइस है वो 100% खरीदारी तो भारत सरकार कर नहीं रही है। आज भी मार्केट में किसानों को अपना सामान बेचना पड़ रहा है, माल बेचना पड़ रहा है,
और वो मिनिमम गारंटी से बहुत कम में बेच रहे 94% लोग। और वो जो बेच रहे हैं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं किसान का सारा परिवार ही खेती में काम करता है। किसान का सारा परिवार काम करता है खेती में। तो जो उसका खर्चा आता है वो खर्चा उसका निकलता नहीं है। और रेट जो है गिराकर, वो जो सब बिचौलिए होते हैं वो सब गिराकर ही खरीदारी करते हैं। और 2-4 एकड़ वाला आदमी जो है कहीं पर भी अपने रेट आएगा तब मैं बेचूंगा उसको, और अगली फसल के लिए बीज जो है खरीदने होते हैं, जिनसे उधार पैसा लिया उनका पैसा देना होता है, नहीं देते हैं तो ब्याज चढ़ता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं है। इन सारी समस्याओं का कोई समाधान इन कानूनों में नहीं है। दूसरा आशंका जो किसानों के मन में है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसका मतलब ये है कि जब किसान जो उनकी जमीन है, वो जमीन जो है जब उनको बेनिफिट नहीं होगा ये ऐसे हालात में, तो किसान मजबूर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको देने के लिए। जब उनको देने के लिए मजबूर हो जाएगा तो वो ये कहते हैं कि इससे तो हमारा जमीन जो है वो उद्योगपति हड़प लेगा। ये उनके मन में आशंका है। और ऐसा उनके मन में जो आशंका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा उद्योगपति जमीन हड़प लेगा, ये उनके मन में आशंका स्वाभाविक है। और ये स्वाभाविक आशंका की वजह से किसान आंदोलन कर रहा है। और सरकार का ये कहना है कि नहीं, किसान को तो समझ में नहीं आता, तो भोला भाला है, उसको तो कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। और कांग्रेस वाले और दूसरे लोग जो है उनको बहका रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस वाले कहीं पर भी बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी के अलावा वो कहीं पर भी नहीं है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है इस तरह के आंदोलन में सहभागी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फवारे खाने का तो सुविधा भोगी आंदोलन वाला, पब्लिसिटी वाला, 50-100 लोग इकट्ठा करने का और फ्रंट पेज में छपवा कर लाने वाला उनका वो प्लान वाला मामला रहता है। उतना ऐसे आंदोलन नहीं कर सकते एक हफ्ता पर लगातार। वो बता रहे ट्रेवली ट्रैक्टर में 6 महीने का राशन पानी लेकर यहाँ हम लोग आए हुए हैं पूरी तैयारी से, अपना खाना वाना सब डेली वाली हम ये करके। अब इतने दिन तक तो दिल्ली बंद हो जाएगी। दिल्ली में आने जाने के रास्ते जितने हैं वो सारे के सारे रास्तों पर ही राज्यों में, इधर हरियाणा है, इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है, वो सारे किसान हैं, वो रास्ते घेर लेंगे और घेरे ही हुए अभी। तो दिल्ली में अगर मान लो दिल्ली में दूध आता है, पानी आता है, सब्जियां आती है, अगर वो बंद हो गई तो बंद हो ही रहेगी, आएगी नहीं, कोई ट्रैफिक ही बंद है। तो दिल्ली के जो लोग हैं वो तो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको सामान कहाँ से आएगा? तो ऐसा उनका कहना है। और ये आने वाले समय में हम तीव्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस को श्रेय दे रही है? मीडिया कांग्रेस को श्रेय दे रही है, तो ये सारा इस देश में जो द्विज राजनीति है, ये इस देश में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये तो प्लान बनाकर ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। और इस देश का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया मीडिया है। तो उनके सामने एक संकट है कि अगर बीजेपी के विरोध में सारे देश भर में जनमत खड़ा हो जाता है तो वो जनमत समर्थन में जाना चाहिए कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी एक दुकान है। ऐसा पिछले बार अंबानी बोला था कि कांग्रेस भी अपनी एक दुकान है। नहीं, आप लोगों ने पिछले बार एक बड़ा ये चला था, तो अंबानी ने कहा था कि कांग्रेस तो अपनी एक पेड़ी है ना, एक दुकान है।
और वो गांधी जी के समय से है। तो वो प्लान का हिस्सा है कि लोगों में असंतोष पैदा हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष पैदा हो जाए। अगर पैदा हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो गया, मान लो अगर बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो गया असंतोष, तो एक नया विकल्प खड़ा हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान मतलब ये मामला खड़ा हो गया था और एक नया विकल्प जनता पार्टी बन गई थी और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अब बीजेपी के विरोध में आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस के बारे में लोगों का ओपिनियन खराब हो गया बहुत ज्यादा, कांग्रेस की तरफ जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। बीजेपी के विरोध में वो माहौल बन रहा है, मगर कांग्रेस के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। तो उनको लगता है, जो द्विज राजनीति का खेल इस देश में खेलने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे कोई तीसरा विकल्प खड़ा ना हो जाए जो खतरनाक होगा। समझ रहे नहीं? तो ये अगर होता है तो ये खतरा पैदा हो सकता है। राइट, समझ रहे ना? ये ना हो इसकी खबरदारी भी मीडिया खबरदारी ले रहा है। मीडिया की बैकिंग में जो लोग हैं वो वही लोग हैं। मीडिया में एक और गलतफहमी या गलत प्रचार किया जा रहा है कि उस आंदोलन करने वाले लोग खालिस्तानी समर्थक हैं, वो देश विरोधी लोग हैं जो सीए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलन कर रहे थे। इस पर आप क्या कहें? वो ऐसा प्रोपेगेंडा जो गोदी मीडिया है, मतलब ये इसका नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठा हुआ जो मीडिया है, नरेंद्र मोदी की हाँ में हाँ मिला रहा है, वो मीडिया ऐसा प्रचार कर रहा है। अब आप लोगों ने एक दो दिन पहले जब इधर फवारे मारा जा रहा था, इधर आंदोलन चल रहा था किसानों का, तो नरेंद्र मोदी वाराणसी में वो ऐसे ऐसे थिरक रहा था, ऐसे ऐसे। तो एक यूरोप में ये कहानी बताई जाती है कि जब संकट आया था लोगों पर, तो वो तो नीरो जो है वो फिडल, हाँ रोम का, तो वो फिडल बजा रहा था। नीरो जो है वो फिडल बजा रहा था, हाँ फिडल बजा रहा था। रोम पर जब संकट आ रहा था तो वो फिडल बजा रहा था। उसने सामना करना चाहिए था तो वो फिडल बजा रहा था, मनोरंजन कर रहा था। तो नरेंद्र मोदी भी वो नीरो की औलाद है, क्योंकि उधर वो संगीत बज रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा है और वो दिखा है, वो इसमें टीवी पर दिख रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये नीरो की औलाद है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी उनको हैरान करने वाली बात है कि देश की कैपिटल को घेरा गया है। देश के प्रधानमंत्री को पहले नंबर की चिंता करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? हिंदी में, हिंदी में बोलो। स्वामीनाथन कृषि आयोग लागू करने के लिए कुछ शेतकरी आंदोलन कर रहे थे और मांगनी कर बहुत साल से, तो सरकार वो लागू नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? स्वामीनाथन का क्या कहना है कि जो प्राइस, जो खर्चा किसानों को फसल निकालने के लिए आता है, उसका 1.5 गुना किसानों को दिया जाए। किसानों को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ में सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, बिजली में देने की ज़रूरत नहीं है, और अलग अलग तरह की जो सब्सिडी दी जाती है, किसी भी तरह की सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का जो फसल निकल रहा है उसका 1.5 गुना उसको रेट दे दो। 1.5 गुना रेट देने के बाद वो मतलब 1 रुपया अगर उसका खर्चा आ गया, 1.5 रुपया उसको मिल गया।
1 लाख रुपया उसका खर्चा आ गया, 1.5 लाख रुपए उसको मिल गया, तो 50,000 रुपये आ गया ना उसके पास में। तो 50,000 रुपया आ गया 1 एकड़ पर, मान लो 1.5 लाख आ गया, 10 इस पर आ गया है 15 लाख आ गया, तो 5 लाख रुपये उसके पास इनकम हो गया। तो वो बिजली का बिल भी देने के लिए अपने लेवल पर तैयार है, उसको और भी कोई सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पैसा आ गया। तो ऐसा पैसा आने की वजह से क्या होगा, वो जो जिनके पास पैसा आ जाएगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। और आज़ाद हो जाएगा, उसके पास अगर हर साल 10-20 साल का 5-5 लाख के हिसाब से वो 20-25 लाख 50 लाख रुपए थे, उसके बाद जमा हो जाएगा। फिर वो बोलेगा साला मैं किसानी जिंदगी भर रहूँ क्या, मैं एमएलए नहीं बन सकता। तो राजनीति में दखल अंदाजी करने का कोशिश करेगा, तो राजनीतिक दखल अंदाजी, क्योंकि ये बहुसंख्यक है गांव में। आपको याद होगा जब कांग्रेस आज़ादी मिलने के बाद जब कांग्रेस ने चुनाव निशान बनाया, तो चुनाव निशान जो है किसानों के वोट हासिल करने के लिए संगठन ब्राह्मणों का। जवाहरलाल नेहरू का बाप दादा कभी किसान नहीं था, मगर वो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव निशान था वो बैल जोड़ी था। याद है आपको? मामा मुझे याद है, क्योंकि हम लोग बचपन में जो है ना बैल जोड़ी था। तो कांग्रेस में संगठन कांग्रेस और विवाद हो गया, तो वो विवाद होने से वो ये हो गया। तो फिर इसके बावजूद भी वो किसानों से रिलेटेड ही मामला आ गया, गाय वासरू गाय बछड़ा, वो भी किसानों के साथ रिलेटेड ही, ठीक है। और दूसरे जैसे चौधरी चरण सिंह है और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र में जो किसान मजदूर पार्टी थी, शेतकरी पार्टी थी, उन्होंने भी किसानों की बैलजोड़ी वाला ही वो खटारा उनका चुनाव निशान था। चौधरी चरण सिंह का जो है कंधे पर किसान ने हल उठाया हुआ है, वो हलदारी किसान है। तो किसानों के जो चुनाव निशान बनाए गए थे, वो किसानों के वोट के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, इसके आधार पर। अब ये जो है, इससे उनको ऐसा डर लगता है कि अगर ये बहुसंख्यक समाज है, समाज गांव में ये ऐसा समाज है कि जिनके खेती पर काम करने के लिए मजदूर है, तो वो अपने खेती पर मजदूर लोगों को काम देते हैं, तो वो उनके भी वोट हासिल कर सकते हैं। तो इससे तो देश के राजनीति में इनकी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कब्जा हो जाएगा। तो स्वामीनाथन लागू नहीं हो रहा है, उसके पीछे राजनीति का बहुत दूर का खेल है। और भारत की राजनीति चलाने वाला जो द्विज वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, वो ये सोचता है कि हमारे नियंत्रण में रहे ये सारी राजनीति, अगर हमारे नियंत्रण में रहे तो वो किसानों को डिपेंडेंट रखता है, उसकी सारी पॉलिसियां जो है डिपेंडेंट रखने की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है नरेंद्र मोदी को, किसान आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। किसान आत्मनिर्भर होगा, अभी जैसे नरेंद्र मोदी, ये भी कोई किसान का बेटा तो है नहीं। तो इस तरह से ये सारा खेल है, उसके पीछे योजना है, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस आंदोलन में वो स्वीकार करा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं दिखाई देता, इसी वजह से ये आंदोलन कितना जा सकता है। जैसे भारत में अपना आंदोलन, टूका आंदोलन, मुकला आंदोलन, ये सारे आंदोलन पिछले किसानों के आंदोलन हुए आजादी के पहले। अभी क्या है कि केंद्र सरकार अभी तक ऐसा नहीं लगा कि केंद्र सरकार इनकी कोई बात मानने के लिए राजी है। केंद्र सरकार की लाइन क्या है? नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है।
आ जाओ, हम बात करने के लिए तैयार है और आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करने के लिए तैयार है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, किसान लोग ये नहीं कह रहे ये कानून पीछे ले लो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, वो बोल रहे। तो उनकी कोशिश ये है कि लोगों का ये आंदोलन थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा तो फ्रस्ट्रेट होकर ये लोग, यह आंदोलन पीछे हट जाएगा। उनके तरफ से ऐसी प्लानिंग चल रही है। हो सकता है बल प्रयोग करने का भी प्लानिंग हो। बल प्रयोग दो स्थिति में खतरनाक होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे इंटरनेशनल, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया, तो क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग जो है विदेश में गए हुए हैं, तो वो वहाँ इशू बन रहा है। और यहाँ जो है वो पंजाब और हरियाणा का ही मामला नहीं है, ये मामला देशव्यापी है। क्योंकि आत्महत्या तो पंजाब और हरियाणा के लोग नहीं कर रहे हैं, जितना जो है दूसरे राज्यों से आत्महत्या हो रही है, और सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र में हो रही है। तो एक बात को अगर ध्यान रखा जाए तो ये दिखाई देता है कि अभी इनको क्रश करना या दबा देना वो इतना आसान लग नहीं रहा है। इतनी आसानी से इसको दबा दिया जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार ऐसा कर लेगी, क्रश कर लेगी, जैसा अंग्रेज़ों के समय में हुआ। तो अंग्रेज़ों के समय की स्थिति में, आज की स्थिति में और इंटरनेशनल सिचुएशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत सारी जटिलता है। और अगर ये जटिलता नहीं होती तो हरियाणा में ही गोली मार देते और उसको दिल्ली आने नहीं देते। मगर गोली मारने का पावर उनके पास था। दिल्ली की पुलिस लगी हुई, हरियाणा की पुलिस लगी है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि वो सरकार किसानों की, जो चौधरी देवीलाल की जो पोता है वो डिप्टी सीएम है। अगर किसान मान लो गोली मारने से मर जाता तो इमीडिएट उसको इस्तीफ़ा देने के लिए किसानों का दबाव बढ़ जाता। जैसे अभी 40 खाप पंचायतों ने इस आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया, भूतपूर्व सैनिकों ने शामिल होने का ऐलान किया, जो अवार्ड रिवार्ड जिनको मिले हैं वो लोग इसमें शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। और हो सकता है कि हरियाणा की जो सरकार है उसका अगर मतलब ये कि वो सरकार गिर जाएगी और फिर कांग्रेस और इन लोगों की सरकार बन जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जो है बीजेपी गठबंधन में, उसने भी ऐलान किया कि अगर किसानों की बातें नहीं मानेगी तो हम लोग भी बीजेपी एनडीए गठबंधन से बात हो जाएंगे। तो परिस्थिति है, जटिल है। और 2021 में पंजाब में चुनाव है। गोली मारने से तो फिर पंजाब में बीजेपी को घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और बंगाल में अगर यहाँ, तो बंगाल के किसान उठ के खड़े हो जाएंगे। तो इतना आसान है नहीं है दबा देना, क्रश कर देना। परिस्थिति है, जटिल है, क्योंकि अभी पंजाब में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। तो इनको चुनाव लड़ना है ना, चुनाव जीतना भी है। तो ये शो भी ये जो है ये शो भी नहीं कर रहे हैं ऐसा कि हम लोग क्रश कर रहे हैं। अगर दिल्ली में तो दिल्ली सरकार की पुलिस नहीं है, केजरीवाल है ही नहीं, तो उसका इशू भी नहीं, क्योंकि पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में उसका आंदोलन, केजरीवाल का उसको समर्थन है। जस्टिन ट्रूडो उन्होंने जो टिप्पणी की उस पर बीजेपी के राम माधव इन्होंने कहा कि ये भारत के यानी लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है। हाँ। तो इस तरह से आंदोलन को अगर बाहर से समर्थन मिलता है तो वो किसी देश के लोकतंत्र के लिए कितना बाधक है? नहीं, यदि मान लो लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ के लोग वहाँ के आंदोलन को समर्थन करते, क्योंकि वहाँ 15 लाख से गए, पंजाब से गए हुए, तो उनके बहुत सारे रिश्तेदार उस आंदोलन में हैं और उनके पार्टी को वो लोग वोट देकर वो प्रधानमंत्री बना है, तो उसकी आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसने उसकी आवाज़ उठाया। तो वो कोई आंतरिक बात में हस्तक्षेप कर रहा है ऐसा लग नहीं रहा है।
क्योंकि वो एक मर्यादा में वो बयान दिया है। किसानों के आंदोलन का जो न्यायपूर्ण आंदोलन है उसका केवल समर्थन कर रहा है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, ये बयान दिया है। अमेरिका में भी हो सकता है कि बहुत सारे पंजाब के लोग हैं, उनके रिलेटिव आंदोलन में हैं, तो वो लोग भी वहाँ आंदोलन कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेलीफोन आ रहे हैं, तो वो आंदोलन कर सकते हैं। वो अगर अमेरिका के कानून के दायरे में रहकर अगर वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो इसके लिए तो कोई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो एक प्रकार से दुनिया की सरकार है। यूनो जो है वो दुनिया की सरकार है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री है उनका बयान है कि इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है और विदेशी ताकतें देश को अस्थिर बनाने के लिए किसानों का सहारा ले रही है और इस आंदोलन को आपका भी समर्थन है, तो इस पर आप क्या बोलते हो? वो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हर बार विदेशी लोगों का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है, ऐसा करके उन लोगों को देश विरोधी शो करने की कोशिश करते हैं और मीडिया के द्वारा ऐसा पिक्चर बनाते हैं, मगर इसमें वो कामयाब होते हुए दिख नहीं रहे। वो इस मुद्दों को ज़्यादा अहमियत दे नहीं रहे किसान, क्योंकि किसानों का कहना है ये हमारे मुद्दे हैं, समाधान करो, चाइना को पिछवाड़ी लात मारो, पाकिस्तान की पिछवाड़ी लात मारो, ये मामला खत्म करो। चाइना के विरोध में लड़ने के लिए हमारे बच्चे उधर वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, ये बात सही है। पंजाब के किसानों के बच्चे वहाँ चाइना के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। ये तीनों बिल जो है इसी वजह से किसान का नुकसान होगा या अभी भी नुकसान हो रहा है? किसानों की आत्महत्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, कि यही कारण है या और भी तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो बिचौलियों का जो सिस्टम है, उस मान लो ये कानून के पहले एमएसपी का सिस्टम जो सरकार खरीदारी करती थी वो तो 6% खरीदारी करती थी ना। 94 किसान तो अभी भी वो जो बिचौलिए है मार्केट में वही उनका रेट फिक्स करते हैं। मैं खुद मेरे बाप के साथ गाड़ी में बैठकर कारंजा के मार्केट में जाता था, देखता था, तो वो साले वही डिसाइड करते थे। ये किसानों के मुद्दों पर विपक्ष कितना गंभीर दिखाई देता है? हाँ, विपक्ष कितना गंभीर है? तो कांग्रेस ने आज तक राज किया है, तो कल परसों आए हुए लोग हैं। कांग्रेस ने तो ये नहीं दिया। ज्योतिराव फुले क्या कहा करते थे, शेठजी और भटजी किसानों के दो दुश्मन हैं। अगर आप ज्योतिराव फुले का लिटरेचर पढ़ो तो शेठजी और भटजी, तो शेठजी का मतलब है व्यापारी बनिया है, और भटजी का मतलब है ब्राह्मण। तो किसानों ने ज्योतिराव फुले ने जो कहा उसके विरोध में भटजी यानी जवाहरलाल का समर्थन किया, बनिया यानी गांधी का समर्थन किया। और जब वो सरकार में आए शेठजी और भटजी, तो किसानों के पिछवाड़े पर उन लात मारा। तो ये तो ज्योतिराव फुले ने जो कहा था तो सही है। नहीं, उन्होंने इस व्यवस्था में कोई बदलाव तो किया नहीं। भारत में सबसे बड़ा जो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसको जिलाधिकारी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है जिलाधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। किस आधार पर? तो किसानों के खेती पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। क्यों इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि भारत का जो डेवलपमेंट है उस बात को ध्यान में रखते हुए 80% टैक्स जो है वो खेती से आता था। राज्य और केंद्र को चलाने के लिए इस टैक्स के आधार पर इन्होंने भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया,
अभी मामला हो गया उल्टा। अभी किसानों का जो टैक्स है वो हो गया 20%, 20 से भी नीचे, और 80% जो है वो अब इंडस्ट्रियल इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, इंडस्ट्रियल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ये सारा का सारा इंडस्ट्री के आधार पर। तो वो तो इनके टैक्स के आधार पर ये डेवलप हो गया, पहले तो नहीं था। तो इनके शोषण के आधार पर भारत का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, ये किसानों के शोषण पर खड़ा किया गया है। क्योंकि अभी तो 20% टैक्स है। टोटल जो भारत सरकार का टैक्स कलेक्ट होता है उसमें एक समय था 80% किसानों के द्वारा, अभी वो 20% हो रहा है। 100 में 20% किसानों का और 80% जो है वो अभी इंडस्ट्री से आ रहा है। तो अभी तो किसानों पर निर्भर नहीं है। तो इंडस्ट्री में कौन है? ब्राह्मण बनिया लोग हैं। तो इसका मतलब है गांधी और नेहरू ब्राह्मण बनिया, इन्होंने पॉलिसी ऐसी बनाई आजाद भारत में कि ब्राह्मण बनिया आजाद भारत में मजबूत हो जाए। यही हुआ, आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। 2004 के बाद किसानों की बहुत बड़े पैमाने पे खुदकुशी कर रहे किसान, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किसान क्या कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? अभी मैं ये जलगांव जिले के हमारे किसान संगठन के कार्यकर्ता है पाटिल, विश्वास पाटिल और नाना पाटिल, कल परसों मेरी उनसे बात हुई। तो उनका ये कहना है कि हमारा जो इनकम है वो इनकम सर्टिफिकेट, हमको किसानों को इनकम सर्टिफिकेट, बच्चों को पढ़ाना है कॉलेज में, इधर तो इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट वो देते थे, तो हमने भारत में पहली बार, नाना पाटिल और विश्वास पाटिल ऐसा कह रहे कि हम माइनस, किसानों का माइनस इनकम सर्टिफिकेट हमने लिया और तहसीलदार ने हमें लिख कर दिया कि किसानों का जो इनकम है वो माइनस 1,91,94,000 माइनस, इतना इनकम है इनका। ऐसा सर्टिफिकेट तहसीलदार से लिख कर लिया। मैंने कहा ये तो भयंकर बात है। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ये माइनस इनकम है, तो तहसीलदार ने पूछा भी खाते पीते हो, कपड़े लत्ते कैसे करते हो? तो वो सारा कर्जा लेकर करते, फिर अगली बार पढ़ते, फिर कर ले लेते। तो इसी दौरान जब कभी कभी खेती का अर्थशास्त्र जब बिगड़ जाता है तो वो आत्महत्या करने के अलावा विकल्प नहीं रहता। तो जो खेती किसानी जो है वो लॉस का धंधा है, मगर चूंकि रोटी रोजी उसी के साथ जुड़ी है इसलिए वो छोड़ नहीं सकता। ये मामला है। मान लो एक आध साल जो है बरसात नहीं आई, हो गया, अर्थशास्त्र बिगड़ गया, क्योंकि वो फसल निकलेगी तो फिर बेचकर उसका पैसा देंगे, फिर पैसा देने के बाद फिर ले लेंगे, ऐसा चक्र चलाते हैं ना। मगर फसल चली गई, बरसात खत्म हो गई, बरसात नहीं आई, हो गया, अर्थचक्र बिगड़ गया। वो अर्थचक्र का जो बैलेंस बिगड़ने के बाद वो, और किसान जो है वो मेहनत करके खाने वाला आदमी है, तो वो स्वाभिमानी होता है। अगर उसके घर में बैंक वाला, पुलिस वाला कर्जा वसूली करने के लिए आए तो वो अपनी बहुत बेइज्जती मानता है। गांव में बहुत बेइज्जती मानते लोग। अगर कोई उसके ढोर डंगर को नीलामी कर रहा है तो किसान मेहनत करके पैसा कमा कर खाने वाला आदमी होने की वजह से वो स्वाभिमानी है, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो जो आदमी है वो फिर सुसाइड कर लेता है, मेरा जो जानकारी है। केरल के कुछ सर, वर्तमान संसद में 25% सांसद ऐसे हैं जो खुद को किसान कहते हैं, लेकिन इन 25% सांसदों में से 1% सांसद भी है जो किसानों का ना तो समर्थन कर रहे ना उनके समर्थन में होते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
they are all nominated representative by Brahmins party. वो सारे के सारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, और इन पार्टियों के है वो मेंबर, और उन्होंने उनको टिकट दिया, उसके बाद वो जीत कर आए, तो वो उनके नॉमिनेटेड लोग हैं, उनके विरोध में बोलने की उनकी कोई औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया उसके विरोध में कैसे बोलेंगे? नॉमिनेट करने वाले जो लोग हैं वो तो मालिक हो गए ना, समझ में आ रहा क्या? वो तो मालिक हो गए, तो मालिकों के लोग हैं ये, उनके विरोध में बात नहीं कर सकते। जैसे SC ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, कोई बोलता है कितने अत्याचार होते हैं? बोलता है? कोई नहीं बोलता है, वो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे जो महिलाएं आ रही है, तो जो कंगना रावत है उसको कि जो महिलाएं हैं वो 100 रुपए लेके वहाँ पे गई थी। नहीं, वो ऐसा कंगना रनौत का कहना ये बहुत महिला की बदनामी करने वाला मामला है, और इसके विरोध में मैंने खबर पड़ा कि उसके विरोध में अभी कोर्ट में केस भी जाने वाली है। तो हम लोग उस महिला के समर्थन में हैं, उस बूढ़ी महिला के समर्थन में है, और उसका अवमान किया तो जो मेहनत करने वाली किसान महिलाएं हैं उनका अवमान करने का काम उसने किया, जो रात दिन खेती पर मेहनत करने वाली है। और जिस औरत जो 95 ईयर ओल्ड है वो भी आंदोलन में आई हुई है, तो क्योंकि वो जिंदगी भर खेती में काम किया हुआ है, इसलिए उसको रियलाइजेशन है। ऐसा गांव देहात में ऐसा कहा जाता है कि जमीन उनकी माँ है। इस तरह से लोग केवल जमीन को वो खेती नहीं मानते, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, वो उसको इस तरह से इमोशनल जुड़े हुए, एक तो वो उसकी जन्म देने वाली माँ है, और दूसरा पालन पोषण करने वाली जो खेती है वो उसको भी वो माँ ही मानते हैं। मैं गांव देहात का रहने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं गांव देहात में जो लोग खेती के साथ इस तरह से इमोशन से जुड़े हुए, वो खेती किसानी छोड़ नहीं सकते। तो उस तरह का अवमान कंगना रनौत ने किया, वो बहुत ज़्यादा अवमानकारक है। सारा जितने भी खेती पर काम करने वाली महिलाएं हैं, तमाम महिलाओं का अवमान करने वाला मामला है, और अवमान की केस जरूर उसके खिलाफ दायर होनी चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। किसानों का एक आरोप ये भी है, हाँ, किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों की जो बैठक हो रही है उसमें फूट डालने के लिए जो बाहर के कुछ प्रतिनिधि हैं उनको शामिल नहीं होने दे रही, जैसा कि योगेंद्र यादव जी के साथ में हुआ। हाँ, क्या ऐसा ही है कि सरकार फूट डालना चाहती है? किसानों का ही ऐसा ओपिनियन है। मान लो योगेंद्र यादव को नहीं आने दे रहे, तो योगेंद्र यादव नाराज हो जाएगा, किसान के आंदोलन से हट जाएगा। मगर योगेंद्र यादव ने ही कहा अगर वार्ता होती तो ठीक बात है, अगर मुझे नहीं आने के लिए मना कर रहे तो मैं आपके समर्थन में हूँ, आप जाइए बात करिए। वो तो समझदार, तो समझ में आ रहा है उसको। मगर उनको जब उसने ये कहा कि भाई ये तो तोड़फोड़ करने वाला मामला है, आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने वाला मामला है, मगर योगेंद्र यादव लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि वो युवकों के लिए कोई लड़ नहीं रहा है, इस वजह से। मगर किसानों का ओपिनियन तो बन गया कि ये सरकार जो है आपस में, हमारा किसानों के आपस में झगड़ा लगाना चाहता है, ऐसा ओपिनियन बन गया ना, किसानों का ही ओपिनियन है। जब किसानों का खुद ओपिनियन है तो उनके पास कोई डाटा होगा, जानकारी होगी, तो इसलिए वो गलत कह रहे हैं किसान, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है सरकार अभी तक सरकार जो है इस आंदोलन को कंट्रोल करता हुआ कहीं दिख नहीं रहा है। उल्टा किसानों ने दिल्ली को घेरा हुआ है, ये चित्र बन रहा है। अभी तक जो चित्र है, जो पिक्चर है, वो किसानों ने वो दिल्ली को आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए, और धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, बढ़ सकता है। 1 दिसंबर को किसानों के जो संगठन थे उनके साथ सरकार की बैठक हुई, 2 घंटे की बैठक हुई,
हाँ। क्या इस प्रकार से बैठकों से ये मामला सुलझेगा या सरकार को खुद होकर इस पर कुछ पहल करनी चाहिए? नहीं, सरकार ने ही किसानों को, प्रतिनिधियों को कहा भी वार्ता होनी चाहिए और आपकी जो समस्या है उसका वार्ता करके समाधान होना चाहिए। मीडिया वाले भी कह रहे हैं आप वार्ता करने के लिए राजी नहीं हो रहे, तो आपको वार्ता करके आपकी समस्याएं केंद्र सरकार के सामने रखनी चाहिए और समाधान करना चाहिए। तो किसानों का जो स्टैंड है वार्ता करने का केंद्र सरकार के साथ, वो गलत नहीं है। वो वार्ता करना चाहिए, अपनी बात सरकार को कहनी चाहिए। सरकार नहीं मानती है तो अपना आंदोलन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो प्रूव हो गया कि किसान संगठनों के साथ और किसानों के साथ वार्ता करके ये कानून नहीं बनाया गया। अगर ये कानून किसानों के साथ वार्ता करके बनाया गया होता तो फिर किसान रास्ते पर आते ही नहीं। अब इसमें क्या है, किसान खुद ही उनके संगठन है और उनके खुद ही नेता है। लेबर लोगों का ऐसा नहीं है। लेबर लोगों के जितने यूनियन है सब ब्राह्मणों के यूनियन है। उन्होंने एक दिन प्रोटेस्ट किया, हो गया। मतलब समस्या तो वैसी की वैसी है। 27 कानून रद्द कर दिए लेबर लॉज। केंद्र सरकार ने 27 कानून रद्द कर दिए। ये जो 27 कानून रद्द कर दिए ये लेबर लोगों के फेवर में थे। और एक दिन का प्रोटेस्ट करके लेबर लोगों ने, क्योंकि उनके नेता ब्राह्मण हैं, तो वो उतना ही कर रहे हैं जितना उन लोगों के सरकार के फेवर में है। और वो ये शो कर रहे हैं कि देखो भाई आपका आंदोलन दम चला रहे। और लेबर लोगों को राजनीति समझ में नहीं आती है तो उनको क्या लगता है, आगे लड़ रहे हैं, अब सरकार नहीं मान रही, क्या करे। जो यूनियन चलाने वाले लोग हैं लेबर लोगों के, वो सरकार को क्या कह रहे हैं, आपको जो करना है करो, हमको जो करना है हम करते हैं, आप अपना चलाओ हम अपना चलाते, एक दिन के लिए, बाकी तो तुम्हारा ही चलाना है। अगर ऐसा नहीं चलाएंगे तो ये लेबर छोड़कर वामन मेश्राम के साथ चले जाएंगे, फिर तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अगर लेबर लोगों की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो ये तीसरा ठौर देखेंगे ना, कोई और रास्ता निकालेंगे, कोई और संगठन, कोई और आंदोलन स्वीकार कर लेंगे। और वो जो आंदोलन होगा वो उन्हीं लोगों के लेबर, उन्हीं लोगों के नेता। फिर तो वो आंदोलन ऐसा नहीं करेंगे एक दिन करके छोड़ दिया। अगर सरकार राजी होती है किसानों से बात करने के लिए तो क्या राजी नहीं, बाकायदा एक बार बात हो गई, दूसरी बार आज बात है, दूसरी बार बात हो रही, वार्ता हो रही ना। समस्या का सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बोल रहे नहीं ये कानून पीछे ले लो। मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं। क्या एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाएगी सरकार? हाँ, कानून का हिस्सा बनाएगी एमएसपी? अबे मैं तो कोई सरकार हूँ नहीं, मैं सरकार का प्रतिनिधि भी नहीं हूँ, सरकार की तरफ से बोल नहीं सकता। अभी तो किसान बोल रहे, अभी एमएसपी का भी मामला नहीं है हमारा ये कई मामला है, वो पीछे ले लो। पहले वो कुछ लोग जो है वो एमएसपी की बात करते थे, अभी तो बोले नहीं ये सारा पीछे ले लो और किसानों के साथ सलाह मशवरा करके नए कानून बनाओ। ये क्या है, तीन कानून नई आर्थिक नीति को मजबूत करने के हाँ उसके लिए है। कारपोरेट फार्मिंग जो है, अभी समस्या क्या है, मान लो बहुत बड़ा धन पैदा हो रहा है वो कारपोरेट सेक्टर के पास, वो धन इन्वेस्ट कहाँ करे, कहाँ इन्वेस्ट करे है? तो इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग एरिया ओपन करना पड़ेगा ना। अभी रेल ओपन कर रहे हैं, कई किस्म के जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो उनके पास धन जमा हो रहा है और वो धन इन्वेस्ट करने के लिए फिर उनके लिए अलग अलग ओपन कर रहे हैं। तो ये किसानों का जो सेक्टर है ये पूरी तरह से किसानों के ही नियंत्रण में है। एकमात्र खेती एक ऐसा क्षेत्र है जो यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं उन लोगों के नियंत्रण में, इनमें उनका अभी कोई कब्जा है नहीं और सारे देश भर में। कारपोरेट फार्मिंग जब होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तब ये सारा का सारा मामला उल्टा हो जाएगा। फिर इन लोगों को मजदूर के तौर पर उसमें रख लेंगे और फिर वो मालिकाना हक चेंज हो जाएगा।
यही तो आशंका है ना किसानों के मन में। आप एक किसान कर्मचारियों का संगठन चलाते हैं, आप इस किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? क्या कर्मचारियों और जो नॉन नहीं, लगातार देश में जन विरोधी फैसले हो रहे हैं और ये जन विरोधी फैसले मजदूर के विरोध में भी हो रहे हैं, किसान के भी विरोध में हो रहे हैं, SC ST OBC के भी विरोध में हो रहे हैं, माइनॉरिटी के भी विरोध में हो रहे हैं और लगभग इन टोटलिटी में जन विरोधी फैसले हो रहे हैं। जन विरोधी फैसले हो रहे हैं तो सरकार जन विरोधी फैसले कर रही, इसलिए सारे देश भर में असंतोष फैल रहा है। ये मेरा ओवरऑल इसके तरफ देखने का नजरिया है। और सरकार को क्या ये बात समझ में नहीं आती जो मुझे समझ में आती है? सरकार को भी समझ में आती है, मगर सरकार ऐसा सोचती है जब EVM हमारे पास है, हमको EVM के आधार पर चुनाव जीतना है, तो हमें न मजदूरों की चिंता करने की जरूरत है, न किसानों की चिंता करने की जरूरत है, न माइनॉरिटी की चिंता करने की जरूरत है, न SC ST OBC की चिंता करने की जरूरत है, न OBC के जातीय आधारित गिनती की समस्या का समाधान करना जरूरी है। किसी भी समस्या का हम समाधान नहीं करेंगे, हम लोगों के विरोध में कानून बनाएंगे। इसके बावजूद भी लोग हमको वोट नहीं देंगे, इसकी वजह से लोग हमें वोट नहीं देंगे, मगर हम लोग जो है मीडिया का और EVM का इस्तेमाल करते हुए हम चुनाव जीत लेंगे। अब बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने जो प्लान बनाया वैसे वैसे किया। MSP लागू होने से कर्मचारियों को लगता है कि महंगाई बढ़ेगी। हाँ? MSP लागू होने से कर्मचारियों को लगता है कि महंगाई बढ़ेगी, तो इसलिए कर्मचारियों का सहयोग तो आंदोलन कैसा होगा? नहीं, अगर मान लो महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता इमीडिएट केंद्र सरकार जो है वो कर्मचारी को दे देते हैं, वो तो डिसाइडेड है। कर्मचारियों का कोई नुकसान होने का मुद्दा ही नहीं है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है उनको महंगाई भत्ता मिल जाता है। हाँ, इससे केंद्र सरकार के बजट पर प्रेशर बढ़ता है। जैसा कि आपने कहा, जो सांसद है वो पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड है, इसलिए वो किसानों की बात नहीं कर रहे और ना ही किसानों की बातों को सुन रहे हैं। तो ये परिस्थिति हर क्षेत्र में है, किसानों के बारे में, स्टूडेंट हो गए, कर्मचारी हो गए, हर क्षेत्र में। क्या ऐसी इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? देखो, देशव्यापी आंदोलन करना, ये विकल्प खड़ा करने के लिए ही तो हम लोग खड़ा कर रहे हैं। देशव्यापी संगठन बनाया क्योंकि ये पूर्व शर्त है जन आंदोलन की। फिर उसको राष्ट्रव्यापी संगठन बनेगा, फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और फिर आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित कर दिया जाएगा, तो विकल्प खड़ा होगा। यही हुआ था ना अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी ने किया था। इस तरीके से ही इस समस्या का समाधान होने वाला है। इसका कोई दूसरा समाधान है नहीं है। मान लो कल ये कानून पीछे ले लिए किसानों के, तो इससे सारे देश के किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले से ही 94% किसान जो है मार्केट में ही अपना बेचते हैं और वो रेट गिराकर ही खरीदते हैं। वो जो बिचौलिए है वो रेट उनके हाथ में रेट है, और 4-5 लोग मिलकर ही रेट फिक्स कर लेते हैं, वो उतना ही रेट देते हैं, वो रेट डिसाइड कर देते हैं। अब दूसरी एक समस्या क्या है कि किसानों की जब फसल आती है तो एक किसान की थोड़ी आती है, करोड़ों किसानों के घर में फसल आती है, और वो सारी की सारी फसल जो है वो मार्केट में आती है एक पीरियड में, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में वो सारी की सारी फसल आ जाती है। और वो लाना ही पड़ता है क्योंकि वो बेचकर वो पैसा देना पड़ता है जिनका उधार लिया हुआ है, नहीं तो ब्याज चढ़ता है। किसान वो फसल अपने घर में नहीं रख सकता, ये मजबूरी है, वो मार्केट में लाएगा तो एक किसान थोड़ी लाएगा, वो सारा का सारा किसान फसल लाता है। तो जब अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा तो रेट जो है घट जाएगा। इसीलिए तो MSP का मामला आया। तो MSP तो 6% पर ही
एमएसपी मार्केट पर लागू नहीं है, एमएसपी सरकार के लिए लागू है और सरकार लिमिटेड 5-6% खरीदती है। 94% किसान तो अभी भी मार्केट के भरोसे पर ही है, लूट तंत्र तो जारी है। असल में जो खेती में पैदा हुआ जो माल है वो कच्चा माल है। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली, वो तेल निकालने वाली जो इंडस्ट्री है उसका कच्चा माल है ना। चावल की इंडस्ट्री है, तो धान निकलता है तो चावल के इंडस्ट्री में जाता है। तुअर निकलती है तो दाल के लिए, तो वो कच्चा माल है। जो इंडस्ट्री भारत में है उसका सारा कच्चा माल तो अभी कपड़े की मिल है, तो कपास है। तो खेती की जो भी फसल होती है वो उसके ऊपर तो कच्चा माल है ना, वो उसके पास जाता है, उद्योगपति के पास जाता है। मतलब एक किसान है और एक उद्योगपति है, इसके बीच में बिचौलिया है। अभी मार्केट में अगर मान लो 2 रुपये किलो, वो मार्केट वाला किसान से 2 रुपये किलो ले लेता है आलू, वो उधर 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये बेचता है। अभी 50 रुपये किलो बेच रहा है मार्केट में आलू, और इधर 10-20 रुपये से ज़्यादा रेट मिलता नहीं है। बहुत बार तो ऐसी टीवी पे खबरें आई है कि किसान को ट्रैक्टर में माल ले जाकर ले जाने के लिए जो खर्चा आ रहा है उतना पैसा नहीं निकल रहा है।